नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट 3 तीसरा टेस्ट डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 60 प्रश्न यहाँ पर आपको आयोग के नवीनतम पैटर्न पर जो कि आधारित होंगे, आपको ये 60 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के बाद आप अपना उत्तर भी लिख सकते हैं। आपको कुछ सेकेंड्स का समय दिया जाएगा जिसमें आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा जो कि आपकी प्रस्तावित है, उसको ही समर्पित करके पूरी टेस्ट सीरीज या आप कह सकते हैं पूरी श्रृंखला चलाई जा रही है। यहाँ पर मित्रों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सुदृष्टि पीसेस के द्वारा समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसको अभ्यास टेस्ट सीरीज का हम नाम देते हैं। इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रश्नों के साथ आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। यदि आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर लिखा हुआ है नीचे 7007884151। इस नंबर पर आप, इस नंबर के व्हाट्सएप पर, इस नंबर के व्हाट्सएप पर आप ROARO लिख करके सेंड कर दें। टेस्ट का पूरा शेड्यूल और जुड़ने की प्रक्रिया पूरी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। तो यहां पर मित्रों पहला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है? स्वावलंबी, आस्तीन, इप्सित या कौवा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी जा रही है, इनमें से कौन सी है? तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौवा जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। अगर स्वावलंबी की बात करें तो स्वावलंबी नहीं होता है, ये आपका होता है स्वावलंबी। ये आपका क्या होता है? स्वावलंबी। स्वावलंबी नहीं होता है, स्वावलंबी होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आस्तीन की बात करें तो ये भी आपका गलत लिखा हुआ है, आपका होता है आस्तीन। आस्तीन ना कि आस्तीन। और अगर इप्सित की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, जो इप्सित लिखा जाता है उसमें बड़ी की मात्रा होती है, ना कि छोटी की। तो यहां पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आप सभी के सामने है, आपको उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अशुद्ध वर्तनी आपको यहां पर बतानी है। अशुद्ध वर्तनी की शब्द की यहां पर लिखी गई है श्रद्धा, संक्षिप्तीकरण, गत्यावरोध या हतोत्साह। आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है। देखिए, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के प्रश्न आसान लगते हैं, लेकिन जब परीक्षा में आपसे इस तरह पूछ दिया जाता है तो वहां पर निश्चित तौर पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहां पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी वर्तनी अशुद्ध है, बाकी सभी की वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। गत्यावरोध नहीं होता है, यह आपका गत्यवरोध होता है। गत्यवरोध ना कि गत्यावरोध। तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है यहां पर, किसकी, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, मोक्षदायिनी और ज्ञानोदय। आपको बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सबकी वर्तनी अशुद्ध है। क्या शुद्धि है? तो अगर सम्यक नहीं होता है, सम्यक होता है, सम्यक दर्शन, ठीक है, आधा ग होता है। उसके बाद मोक्षदायिनी नहीं होता है, मोक्षदायिनी होता है। ठीक है, आप देखेंगे छोटी की मात्रा भी लगी रहती है। और ज्ञानोदय नहीं होता है, तो यहां पर आप कह सकते हैं क्या होता है? ज्ञानोदय, ज्ञानोदय। ठीक है, तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। शुद्ध वाक्य, आपको शुद्ध वाक्य बताना है, इनमें से कौन सा है? 5 बजने को 8 मिनट हैं। तो यहां पर मित्रों को नहीं होगा, 5 बजने में 8 मिनट हैं। 5 बजने में 8 मिनट हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। वह इस इलाके का कुख्यात तस्कर है, तो ये ठीक लग रहा है अभी। आप लोग अपनी रजाइयां ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पर मित्रों आप लोग अपनी अपनी 2 बार होगा, आप लोग अपनी अपनी रजाइयां ले लीजिए, तो ये भी गलत हो गया। और विष्णु के 14 अवतार हुए हैं। अवतार नहीं होता है कभी भी, अवतार होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर अवतार होगा ना कि अवतार। तो ए यहाँ पर देखेंगे बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है इनमें से कौन सा है। वह खाना खाकर जाएगा, मैंने अशुद्ध बताना है आपको, तो पहला शुद्ध है मैंने महाजन से 10 रुपए उधार लिए, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। वह खाना खाकर, अच्छा ये 2 बार रिपीट हो गया है, मैंने महाजन से, अच्छा ये आप देखेंगे यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गए हैं, तो मतलब सारे ही यहाँ पर अभी शुद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट होता जो अशुद्ध होता तो मैं आपको बताता। यहाँ पर फिलहाल चारों शुद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है, यहाँ पर कौन सा है। अन्वेषण, अपराह्न, प्रविष्टि या समर्थ। तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रविष्टि जो है ये बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर अन्वेषण में आप देखेंगे ये वाला श होता है, ठीक है, अन्वेषण। उसके बाद यहाँ पर पूरा होता है, ह आधा होता है, तो ये कैसे लिखा रहता है, तो आप देखेंगे अपराह्न, ठीक है, तो ये आपका गलत है। अगर समर्थ की बात करें तो ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य ना कि समर्थ। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे सी विकल्प ही हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। अशुद्ध वर्तनी श्रीमान, व्यवृत, दुरात्मगण और पूज्यास्पद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अशुद्ध वर्तनी इनमें से किसकी है, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप लोग बताएं। तो यहाँ पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। अशुद्ध वर्तनी इसकी है, बाकी सबकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। यहाँ पर पूज्यास्पद नहीं होता है, पूजास्पद होता है, पूजास्पद। ठीक है, पूज्यास्पद नहीं होता है, पूजास्पद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मित्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। अशुद्ध आपको वाक्य बताना है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध लिखा गया है। तो उसके शिक्षक प्रश्न करते हैं, उसके शिक्षक प्रश्न करते हैं, ठीक है। रेडियो की उत्पत्ति किसने की। तो यहां पर मित्रों अगर किसी चीज के आविष्कार की हम बात करते हैं तो वहां पर आविष्कार लिखते हैं, रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो यहां पर की उत्पत्ति की जगह क्या होगा, का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार किसने किया, ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा अशुद्ध है, तो आप देखेंगे यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपसे यही पूछा जा रहा था कि कौन सा वाक्य अशुद्ध लिखा गया है, सी अशुद्ध है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 2 बार रिपीट हो गए हैं, ठीक है, इसको मैं ध्यान दूंगा अगली बार से। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध वाक्य आपको बताना है, इनमें से कौन सा है। तो हर जगह 2 वाक्य रिपीट हो गए हैं। चलिए यहाँ पर एटलीस्ट जो अशुद्ध है वो वाक्य है हमारे पास, तो आइए देख लेते हैं। भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। इसके अलावा जगत में मानव सबसे सुंदरतम है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों रिपीट हो गए हैं, तो इसको इग्नोर करते हैं हम लोग। भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों, ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अब जगत में मानव सबसे सुंदरतम है, तो यहाँ पर मित्रों मानव सबसे सुंदरतम नहीं होगा, मानव सबसे सुंदर है, मानव सबसे सुंदर है। तो जगत में मानव सबसे सुंदर है ना कि सुंदरतम है। ठीक है, अगर सबसे लग गया तो आप देखेंगे यहाँ पर सुंदरतम लगाने की जो आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपको बताना है शुद्ध वर्तनी इनमें से किसकी है। वासुकी, महान कृपा, परिपेक्ष या आराधना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुद्ध वर्तनी आपको इनमें से बतानी है किसकी है। वासुकी, महान कृपा, परिपेक्ष या आराधना। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब में क्या अशुद्धि है देखते हैं। महान कृपा नहीं होता है, महती कृपा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महती कृपा, महती कृपा। इसके बाद परिपेक्ष नहीं होता है, परिप्रेक्ष्य होता है, परिप्रेक्ष्य होता है। ठीक है, प्रे होता है ना कि पे होता है। उसके बाद आराधना नहीं होता है, आराधना होता है, आराधना। तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से आपका विलोम शुरू हो गया। 10 आपके क्वेश्चन खत्म हो गए शुद्धि अशुद्धि के। तो रचना का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, सुरचना, ध्वंस, निर्माण या अर्चना। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, रचना का विलोम शब्द क्या होगा।
तो यहाँ पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे रचना और निर्माण ये तो समानार्थी हो गए, इसके बाद ध्वंस इसका विलोम हो जाएगा। निर्माण का भी आप कह सकते हैं विलोम क्या होगा, तो ध्वंस ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है क्वेश्चन नंबर 12, शांत का विलोम शब्द क्या होगा? शांत का विलोम क्या होगा? अशांत, उद्विग्न, उत्तेजित या उपर्युक्त सभी। तो शांत का विलोम आपको पता है अशांत तो होगा ही, इसके अलावा मित्रों ये भी याद रखिए कि शांत का विलोम अशांत भी होगा, उद्विग्न होगा और उत्तेजित होगा। तो आप कह सकते हैं डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, शीर्ष का विलोम क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, शीर्ष का विलोम क्या होगा? अधो, निम्न, नख या तल। तो यहां पर मित्रों अगर निम्न की बात करें तो ये किसका विलोम है? तो ये आपका उच्च का विलोम है। नख, इसका विलोम क्या होगा? तो आप कह सकते हैं शिख होगा। नख का विलोम होता है शिख, नख से शिख तक। ठीक है, उसके बाद अधो, इसका विलोम क्या होगा? तो आप कह सकते हैं अधो का विलोम होगा ऊर्ध्व। ठीक है, अधो का विलोम क्या होगा? ऊर्ध्वाधर हम लोग जो बोलते हैं वो वाला ऊर्ध्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर शीर्ष के विलोम की बात करें तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शीर्ष का होता है तल। ठीक है, तो ऊर्ध्व इसको आप ऐसे कह सकते हैं ऊर्ध्व, ये बड़ा ऊ लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तनी पे ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा अधो का क्या होगा? तो अधो का होगा ऊर्ध्व। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला है हमारे पास, करुण का विलोम शब्द क्या होगा? करुण का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर, नैष्ठिक, क्रंदन या वरुण। तो करुण का विलोम क्या हो जाएगा? निष्ठुर। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, सशंक का विलोम क्या होगा? सशंक का विलोम क्या होगा? आशंकित, निशंक, शंकालु या कोई नहीं। तो यहां पर मित्रों शशंक का विलोम हो जाएगा निशंक। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर आप कह सकते हैं कि जो हिंदी के फुल टेस्ट कराए जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं संभावना है कि डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पर कराए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है कलंकित का विलोम शब्द क्या होगा? मंडित, निष्कलंकित, निष्कलंक या कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोग गलती करोगे। कलंकित का विलोम शब्द क्या होगा? मंडित, निष्कलंकित, निष्कलंक या कोई नहीं। मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, कलंकित का विलोम निष्कलंकित नहीं होगा। पहले तो ये हटा दीजिएगा, आप अगर ये सोच रहे हो तो ये गलत है। इसका निष्कलंक होगा। सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मंडित किसका विलोम है? तो आप कह सकते हैं खंडित। खंडित का विलोम होगा मंडित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, विलोम शब्द आपको बताना है। चोर का अचौर लिखा है, कौन सा शुद्ध युग में इसमें है, कौन सा सही है? शालीन का विनीत, जातीय विजातीय, सदस्य या निर्दयी, सदय या निर्दयी। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जाति विजातीय। ये जो युग में लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध है। बाकी सब में क्या शुद्धि है ध्यान से देखिएगा। चोर का विलोम क्या होता है? तो आप कह सकते हैं साह। चोर का क्या हो जाएगा? साह हो जाएगा। अचौर किसका विलोम है? तो आप कह सकते हैं चौर का। चौर का विलोम होता है अचौर। ठीक है, उसके बाद ये आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, सदय का निर्दय नहीं होगा, सदय का होगा निर्दय। सदय का क्या होगा? निर्दय हो जाएगा। ठीक है, सदय का निर्दय। उसके बाद शालीन का अगर पूछा जाए तो शालीन का हो जाएगा धृष्ट। शालीन का क्या हो जाएगा? धृष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, अनुकूल का विलोम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिए, जल्दीबाजी में तुरंत प्रतिकूल पे ना चले जाइए। अनुकूल का विलोम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो अनुकूल, प्रतिकूल, दुकूल या कोई नहीं। तो अनुकूल का विलोम शब्द इनमें से मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें, दुकूल मतलब क्या होता है या
दुकूल किसका पर्यायवाची है? दुकूल किसका पर्यायवाची है? ये कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें। बाकी अनुकूल का विलोम आपका अनुकूल भी होता है और प्रतिकूल भी होता है, ठीक है। तो दुकूल मतलब ध्यान दीजिएगा ये किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका कपड़ा का पर्यायवाची है। कपड़ा, दुकूल मतलब कपड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। अशन का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? अवसान, अंशन, निहिशन या आसन? अशन का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? तो यहां पर मित्रों असन का हो जाएगा अंशन। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताएं कि अवसान किसका विलोम है? अवसान किसका विलोम है? तो मित्रों अगर हम आविर्भाव, आपका एक और आता है तिरोभाव। तो आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, ठीक। और तिरोभाव और अवसान ध्यान दीजिएगा ये दोनों समानार्थी हैं। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तो आपका अवसान भी होगा और तिरोभाव भी होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर मित्रों आपसे पूछा गया था अशन का विलोम क्या होगा, तो ये आपका बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। निरुजता का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो 4 विकल्प है, नीरसता, भीरुता, रुग्णता या धैर्यता। तो निरुजता का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिगत। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निरुजता का विलोम शब्द हो जाएगा रुग्णता, ठीक है। निरुजता का विलोम क्या होगा? रुग्णता होगा। भीरुता का अगर विलोम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इसका हो जाएगा शूरता। भीरुता का क्या हो जाएगा? शूरता हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मयूख। अब यहां से पर्यायवाची शब्द आपके शुरू हो रहे हैं। 10 प्रश्न आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यायवाची के यहां पर मिलेंगे। तो मयूख का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? पूरा प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। मयूख का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? अशिन, दीक्षित, रश्मि या अंशु? मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिगत। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें। तो मित्रों मयूख जो है ध्यान रखिएगा ये किसका पर्यायवाची है? ये है किरण का। मयूख मतलब क्या होता है? किरण। दीक्षित मतलब क्या होता है? किरण। अंशु मतलब क्या होता है? किरण। रश्मि मतलब क्या होता है? किरण। अब यहां पर मित्रों मयूख के पर्यायवाची ये तीनों हैं। मयूख भी किरण का पर्यायवाची है और ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं, दीक्षित, अंशु और रश्मि। अगर अशिन की बात करें तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका बिजली का पर्यायवाची है। ये आपका बिजली का पर्यायवाची है, ना कि किरण का, ठीक है। तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। कौशिक किसका पर्यायवाची शब्द है? अर्जुन, सूर्य, इंद्र या देवता? तो कौशिक किसका पर्यायवाची है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मित्रों यहां पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कौशिक है वो इंद्र का भी पर्यायवाची है और ध्यान रखिएगा उल्लू का भी पर्यायवाची है। यह आपका उल्लू का भी पर्यायवाची है। तो इंद्र और उल्लू दोनों का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनी। अनी का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? धनुष, तरकश, तीर या तलवार? सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। एक तो तीर होता है अनी का, ठीक है, ये तीर का पर्यायवाची है। इसके अलावा अनी का एक और पर्यायवाची है, मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। मुनि का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा है मुनि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यति, तापस, अवधूत या धीर? यति, तापस, अवधूत या धीर? तो मित्रों धीर जो है ये विद्वान या पंडित आप कह सकते हैं। विद्वान या पंडित का पर्यायवाची है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी यति, तापस और अवधूत ये तीनों ही मुनि के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? चोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मोशक, कुंभिल, खनक या खोह? मोशक, कुंभिल, खनक या खोह? तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
जो मूषक, खनक और कुंभिल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कुंभिल, ये सभी आपके चोर के पर्यायवाची हैं। लेकिन खोह की बात करें तो ये आपका गुफा का पर्यायवाची है। खोह जो है ये आपका गुफा का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26। कृषाणु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? पवन, अग्नि, पत्थर या दुष्ट। कृषाणु का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके आप लोग बताएं। तो यहाँ पर मित्रों कृषाणु ये आपका अग्नि का पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 27। पत्थर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? प्रस्तर, संग, शिला या शैल। प्रस्तर, संग, शिला या शैल, पत्थर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला अगर शिला लिखा होता तो ये आपका पत्थर का पर्यायवाची है, लेकिन ये जो शिला है इसका मतलब क्या होता है? तो आप कह सकते हैं बदला या प्रतिकार। बदला या प्रतिकार, बदला या प्रतिकार शिला होता है। बाकी प्रस्तर, संग, शैल या ये वाला शिला, ये सभी आपके पत्थर के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 28। स्वर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? चामीकर, हाटक, गात रूप या कुंदन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गात रूप जो है ये आपका चांदी का है, ना कि सोने का। चांदी का पर्यायवाची है गात रूप। स्वर्ण का एक और पर्यायवाची ध्यान रखिए, वो होता है जात रूप। अगर जात रूप लिखा होता, जात रूप, तो वो आपका सोने का पर्यायवाची हो जाता, स्वर्ण का पर्यायवाची हो जाता। इसके अलावा चामीकर, कुंदन और हाटक ये भी आपके स्वर्ण के या सोने के पर्यायवाची हैं, लेकिन गात रूप आपका चांदी का पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भूधर और भूपति क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं? चार विकल्प हैं, पर्वत नृप, पृथ्वी ब्राह्मण, पर्वत ब्राह्मण या पृथ्वी नृप। यहां पर मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट का मैं टैग लगा दे रहा हूं, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है भूधर और भूपति ये किसके पर्यायवाची हैं? तो मित्रों भूधर जो है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पर्वत का पर्यायवाची है। वहीं पर अगर हम भूपति की बात करें तो भूपति मतलब क्या? राजा। राजा को आप नृप कह सकते हैं, ठीक है। तो पर्वत और नृप आप देखिए पहले विकल्प में हमारा बिल्कुल करेक्ट है, पर्वत और नृप। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वयंभू, अगर लिखा होता स्वयंभू, तो ये आपका किसका पर्यायवाची है? ये आपका ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है, स्वयंभू। इसके अलावा अगर भूदेव लिखा होता, भूपति जैसे है, यहां पर लिखा होता भूदेव, तो भूदेव ध्यान दीजिएगा ये आपका ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ये आपका ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ठीक है। तो भूदेव ब्राह्मण हो गया, स्वयंभू ब्रह्मा जी हो गए, भूपति राजा या नृप हो गया, भूधर जो है ये आपका पर्वत का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 30। सफरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सफरी यहां पर किसका पर्यायवाची शब्द है? मछली, नदी, मेढकी या नारी। तो सफरी किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सफरी जो है वो मछली का पर्यायवाची है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्यारा, अब यहां से आपका तत्सम और तद्भव शब्द स्टार्ट हो गए हैं। तो क्यारा का तत्सम आपसे पूछा जा रहा है, केदार, केदारक, कियारी या केदारिका। क्यारा का तत्सम क्या होगा? तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यारा का तत्सम होगा केदारक। अगर यहीं पर लिखा होता क्यारी, अगर लिखा होता क्यारी, तो क्यारी का तत्सम क्या हो जाता? तो आप कह देंगे केदारिका, ठीक है। क्यारी का तत्सम क्या हो जाएगा? केदारिका। क्यारा का क्या हो जाएगा? केदारक। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है अपाहज। अपाहज का तत्सम शब्द आपको बताना है। अपाद हस्त, अपाहिज, अपाद हस्त, यहां पर अपाद हस्त और अच्छा अपाद हस्त, और यहां पर लिखा हुआ है आपाद हस्ती, तो तीनों यहां पर अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। आपाद हस्त, अपाद हस्त यहां पर अ है, यहां पर आपाद हस्ती है, और यह है आपका अपाहिज। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अपाहज होता है उसका हो जाता है अपाद हस्त, ठीक है। तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तद्भव
तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म आपको बताने हैं। ठीक है, आगे तद्भव होगा, पीछे तत्सम होगा। तो बकरा का वृत्तक लिखा है, मेह का मेघ लिखा है, सिर शिर, और दसवां जो है वो दशम लिखा है। ठीक है, वर्तनी शुद्ध आपको करेक्ट करनी हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल शुद्धता के साथ उच्चारण करने की आप प्रयास करें, है ना। अगर आप उच्चारण सही करोगे तो वर्तनी वाला आपका जो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प ये हमें अशुद्ध दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे बकरा जो है इसका तत्सम होता है वर्कर, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बकरा का क्या होता है, वर्कर होता है। ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, मेह का मेघ होगा, सिर का शिर होगा, और दसवां का दशम होगा। तो यहाँ पर ए विकल्प हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 34। भरोसा, भरोसा का तत्सम क्या होगा? तत्सम आपसे पूछा जा रहा है। तो परवश्यता, परश्व, भरोश या अन्य परश्व। तो भरोसा का तत्सम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर मित्रों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आरओ की परीक्षा में खास तरीके से अच्छे प्रश्न पूछे जाने के लिए ये आप कहते हैं कि परीक्षा जाना जाता है। तो यहां पर मित्रों भरोसा का तत्सम क्या हो जाएगा? ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परवश्यता। भरोसा का क्या हो जाएगा? परवश्यता। अगर परसों जैसे होता है ना, कल परसों नरसों, तो उसमें परसों का अगर तत्सम आपसे पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा परश्व। और अगर आपका नरसों लिखा हो, नरसों, तो नरसों का तत्सम क्या हो जाएगा? अन्य परश्व। तो ये भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 35। प्रभुत्व, किसका तत्सम यहां पर शब्द लिखा हुआ है? प्रभुताई, प्रभात, पहुंचना या पहुंच। तो प्रभुत्व किसका तत्सम है? मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न क्यों कठिन हो जाते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि आप देखेंगे प्रभुत्व जो है, अब यहाँ पर जो ऑप्शन लिखेंगे, आयोग के द्वारा जो ऑप्शन लिखा जाएगा वो बहुत कंफ्यूजिंग वाला लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने भी कोशिश की है कुछ वैसा ही बनाने की। तो प्रभुत्व किसका है मित्रों? तो आप कह सकते हैं पहुँच का। जो पहुँच का तत्सम होगा वो क्या होगा? प्रभुत्व होगा। इसके अलावा मित्रों आगे बढ़ते हैं, भिखारी, इसका तत्सम शब्द इनमें से कौन सा होगा? भिक्षुक, भिखारी, भिक्षाकारी या भिक्षाकारी, भिक्षाकारी। तो यहाँ पर मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, भिखारी का भिक्षाकारी होता है। यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखेंगे तो सभी गलत लिखे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। तद्भव तत्सम की दृष्टि से आपको शुद्ध युग्म बताना है। आगे तद्भव होगा, पीछे तत्सम होगा। तो लाख का लवगुच्छ लिखा हुआ है, चुनना का चूर्ण, सोंध का सुगंध या नागना का नंगन। तो सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, नागना नंगन कुछ नहीं होता है, लांघना होता है। ठीक है, लांघना, लांघना का क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं लंघन, लांघना का हो जाएगा लंघन। चुनना का होता है चिनौती, चुनना का होता है चिनौती, चूना का होता है चूर्ण। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसके बाद सोंध का होता है सुगंध, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सोंध का क्या होता है? सुगंध होता है। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो लाख है, लाख दो तरह के होते हैं। एक आपका हो गया 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मतलब गिनती वाला लाख। अगर गिनती वाला लाख आपसे पूछा जा रहा है तो उसका हो जाएगा लक्ष्य। ठीक है, और अगर आपसे पदार्थ वाला लाख पूछा जा रहा है, जैसे लाख की चूड़ियां भी बनती हैं, है ना, तो लाख अगर पदार्थ वाला पूछा जा रहा है तो उसका हो जाएगा लाच्छा। तो अगर गिनती वाला लाख है तो लक्ष्य हो जाएगा, और अगर पदार्थ वाला लाख है तो आपका लाक्षा हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों लवगुच्छ जो है ये किसका है? तो ये तत्सम है लच्छा का। ठीक है, ये किसका तत्सम है? तो ये है आपका लच्छा का तत्सम। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 38। हल्का का तत्सम क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हल्का का तत्सम क्या होगा? लघुक, हलक, हल्क या लघुवान। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का का तत्सम शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हल्का का तत्सम क्या होता है? लघुक होता है। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। उपजना का तत्सम शब्द क्या होगा? उपजना का तत्सम आपसे पूछा जा रहा है। उत्पादन, उत्पद्यते, उपज्य या उद्यापन। तो यहाँ पर मित्रों उपजना का क्या हो जाएगा? उत्पद्यते। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। तद्भव तत्सम के का शुद्ध युग्म इनमें से कौन सा नहीं है? आगे तद्भव है और पीछे तत्सम है। तो कौड़ी का कपर्दिका होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। कुंवारा का कुमारकह होता है, ये भी आपका करेक्ट है। बांझ का वंध्या होता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये युग्म आपका शुद्ध नहीं है। क्यों? आस किसका होता है? तो आप कह सकते हैं आशा का। इसके अलावा अगर आश्रय की बात करें तो ये आपका तत्सम होता है किसका? आसरा का। आसरा का आश्रय, आशा का आस, मतलब आस का आशा, ठीक है, और आसरा का आश्रय। तो ये आपका ये तत्सम है, ये तद्भव है। इसका तत्सम हो जाएगा आशा और इसका तद्भव हो जाएगा आसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मित्रों कि अब यहां पर आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द चालू हो गए हैं। 10 प्रश्न आपको इसके मिलेंगे। इंद्रिक, इंद्रिक की इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कर रहा है? तो इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्र से संबंधित होगा और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इंद्रियों से संबंधित जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऐन्द्रिक बोलेंगे। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। नाक से बाहर निकलने वाली सांस, नाक से बाहर निकलने वाली सांस। तो यहाँ पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निश्वास जो है यह आपका नाक से बाहर निकलने वाली सांस के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है, जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है, उसके लिए क्या होगा? अवश्यम भावी, भवंतु, भवितव्य या प्रत्याशित। तो जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है उसके लिए ध्यान रखिएगा अवश्यम भावी नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा? आप सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भवितव्य। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला हो उसे भवितव्य कहते हैं, और जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो वो आपका अवश्यम भावी हो जाएगा। ठीक है। और जिसकी आशा की जा सके वो आप कह सकते हैं प्रत्याशित। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों। अब जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों की बात चल रही है यहां पर। ठीक है, रोंगटे खड़े कर देने वाले की नहीं। अगर आपसे पूछा था रोंगटे खड़े कर देने वाला तो वो आपका हो जाएगा रोमांचित, सॉरी वो आपका हो जाएगा रोमांचक। लेकिन जिसके रोंगटे खड़े हुए हैं वो क्या है? वो रोमांचित है। तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बालों से संबंधित या रोम से संबंधित आपका रोमिल हो जाएगा और बाकी आपको रुष्ट पता ही है। तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोमांचित या रोंगटे खड़े कर देने वाला अगर होता तो वो रोमांचक होता। जैसे कोई मूवी रोंगटे खड़े कर दे रही, गूज बम्स आ जा रहे हैं आपको, तो वो मूवी बहुत रोमांचक मूवी है ना, वो फिल्म बहुत रोमांचक है। लेकिन अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं मतलब आप रोमांचित हो रहे हो, तो यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। आभार मानने वाला, आभार मानने वाला के लिए एक शब्द कृतज्ञ, आभारी, कृतज्ञ या कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आभार मानने वाला, आभार जो मानता है वो आपका आभारी होता है। बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा मित्र अगर कृतज्ञ की बात करें हम, दो वर्ड होते हैं, एक आपका होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। तो अगर कोई उपकार किया गया है तो किए गए उपकार को मानने वाला जो है, जो उपकार को मानता है वो आपका होता है कृतज्ञ, और किए गए उपकार को न मानने वाला वो आपका होता है कृतज्ञ। ठीक है, आप न से याद रखिए, कृतज्ञ और कृतज्ञ। तो न लगा हुआ है तो मतलब ये न मानने वाले की बात कर रहा है, तो किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। इसके अलावा बी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। मरण तक, मरण तक, मृत्यु पर्यंत, मरणोपरांत, मरणासन्न या मरणशील। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें मरण तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहां पर मित्रों मृत्यु पर्यंत, ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम मरणोपरांत की बात करें मतलब मरने के, मृत्यु के उपरांत, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मृत्यु के, मृत्यु के उपरांत। मरणशील का मतलब जो
मर रहा हो वो आपका मरणशील होगा। अगर मरणासन्न बोले तो आप कह सकते हैं मृत्यु के समीप, मृत्यु के समीप, वो आपका हो जाएगा मरणासन। मृत्यु पर्यंत अगर है तो वो मरने तक की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, जिसे भुलाया न गया हो, जिसे भुलाया न गया हो, अविस्मरणीय, विस्मरणीय, विस्मृत या अविस्मृत, जिसे भुलाया न गया हो। तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अविस्मृत। ठीक है, जिसे भुलाया न गया हो वो आपका हो जाएगा अविस्मृत। उसके बाद जो भुलाया न जा सके वो आपका होगा अविस्मरणीय। जो भुलाया न जा सके या भुलाने योग्य न हो वो आपका अविस्मरणीय होगा, और जिसे भुलाया न गया हो तो वो आपका अविस्मृत होगा। प्रश्न आप देखते हैं यहां पर, एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना, एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना। इसके लिए आपको एक शब्द बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आदान प्रदान, व्यापार, विनिमय या विनिमय। तो यहां पर मित्रों इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का आप एक कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि जब करेंसी नहीं होती थी तो एक सिस्टम चलता था बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में जिसके पास जो चीज़ होती थी उसको दे करके वो जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो चीज़ ले लेता था। तो ये उसी की बात हो रही है, तो वो आपका था विनिमय। विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि विनियम नहीं होगा, क्या होगा, विनिमय होगा। यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो विनिमय होगा, म पहले आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, जो शोक करने योग्य न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो शोक करने योग्य न हो। तो 4 विकल्प हैं, अशोच्य, अशोक, शोकाकुल या शौकीन। अब यहां पर 90% जो अभ्यर्थी होते हैं वो अशोक कर देते हैं, और यहीं पर आपका ये प्रश्न गलत हो जाता है। यहां पर मित्रों जो शोक करने योग्य ना हो वो आपका क्या होगा, वो अशोच्य होगा। ध्यान रखिएगा, ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, एक शब्द बताना है, पारदर्शी, परोक्ष, प्रत्यक्ष या समाक्ष। तो जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष हो, तो क्या हो जाएगा, सी विकल्प प्रत्यक्ष हमारा सही हो जाएगा। जो आंखों के सामने न हो वो आपका अप्रत्यक्ष हो जाएगा। और जो आप कह सकते हैं निगाह से परे हो, जो निगाहों से परे हो, निगाहों से परे, तो ये क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा परोक्ष। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, बाजार में, अब यहां से मित्रों विशेषण विशेष से ये 10 बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे। बाजार में बहुत अच्छे घोड़े आए हैं, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। बाजार में बहुत अच्छे घोड़े आए हैं, इसमें बहुत शब्द क्या है। तो अनिश्चित परिमाण बोधक प्रविशेषण है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है। तो यहां पर मित्रों जो बहुत शब्द है, ध्यान रखिएगा, विशेष की जो विशेषता बताता है। अब यहां पर अगर घोड़े की बात करें तो ये आपका है विशेष। अच्छे जो है ये आपका है विशेषण, और विशेषण की जो विशेषता बताए वो क्या होता है, प्रविशेषण। तो यहां पर मित्रों बहुत क्या हो जाएगा, ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 52, विशेष विशेषण का अशुद्ध युग इनमें से कौन सा है। मतलब पहले विशेष है फिर विशेषण। ठीक है, तो भार, भारी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भार का विशेषण भारी होता है, विधि का वैद्य होता है, और उपदेश का उपदिष्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, उपदेश का उपदिष्ट होता है। लेकिन यहां पर मित्रों डी वाला हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे बुद्धि का विशेषण क्या होगा, तो बुद्धि का विशेषण होगा बौद्धिक। बुद्धि का हो जाएगा बौद्धिक, और जो बौद्ध है ये किसका विशेषण है, तो ये है बुद्ध का विशेषण। तो बुद्ध का विशेषण बौद्ध और बुद्धि का विशेषण बौद्धिक। ठीक है,
तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपसे अशुद्ध युग में ही पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 53। आधार का विशेषण क्या होगा? आराध्य, अधर, आहरित या आधृत? तो आधार का मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आधृत। ठीक है, आराधना का हो जाएगा आराध्य। ठीक है, आराधना का आराध्य और आहरण का आहरित हो जाएगा। यहां पर मित्रों आधार का आधृत होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 54। विशेषण शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? मतलब एक विशेषण नहीं है। ठीक है, तो व्याख्याता, व्याख्याता जो है यह आपका व्याख्यान का विशेषण है, यह आपका व्याख्यान का विशेषण है, तो यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। फसली जो है यह आपका फसल का विशेषण है, यह आपका फसल का विशेषण है। प्रांतीय जो है यह आपका प्रांत का विशेषण है। वहीं पर अगर तुला की बात करें तो ये क्या है? ये एक विशेष्य है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं तुल्य। तो तुला का विशेषण होता है तुल्य, तो बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा शब्द यहां पर विशेष्य है? संतप्त। तो आप देखेंगे संतप्त जो है यह आपका संताप का विशेषण है, यह आपका संताप का विशेषण है। यहां पर लौह की बात करें, यह आपका लोहा का विशेषण है। ठीक है, यह भी विशेषण है। अजित जो है यह आपका अजय का विशेषण है, अजित जो है यह अजय का विशेषण है। लेकिन जो भोजन है यहां पर यह बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यह विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? तो वह आपका हो जाएगा भोज्य। ठीक है, भोज्य, वो भोजन का विशेषण भोज्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 56। सातों छात्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण का प्रकार कौन सा है? क्रमवाचक है, गणनावाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है या आवृत्तिवाचक विशेषण है? तो सातों छात्र, सातों छात्र, सातों का एक ग्रुप है, समुदाय है, तो सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, सातों छात्र। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 57। इतने में एक बड़ा सा आदमी आया, इतने में एक बड़ा सा आदमी आया, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा प्रकार है? गुणवाचक, परिमाणबोधक, संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण? इतने में एक बड़ा सा आदमी आया, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न भले डायरेक्ट ना पूछा जाए, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो इतने में एक बड़ा सा, तो यहां पर मित्रों बड़ा सा, छोटा सा, पीला सा, काला सा, तो ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप देखेंगे एक है आपका द्रष्टव्य। द्रष्टव्य, द्रष्टव्य गुणवाचक विशेषण में आप देखेंगे बड़ा सा, काला सा, पीला सा, है ना, मोटा सा, तो ये सभी आपके द्रष्टव्य गुणवाचक विशेषण है। ए विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 58। उसका भाई 3 दिनों से अपने घर नहीं गया है, इसमें कौन सा विशेषण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखिए उसका भाई, तो यहां पर उसका विशेषण हो गया। ठीक है, भाई विशेष्य है। 3 दिनों में आप देखेंगे 3 विशेषण हो गया, और दिनों जो है ये आपका विशेष्य हो जाएगा। और अपने घर में आप देखेंगे अपने जो है ये विशेषण है, और जो घर है ये विशेष्य है। तो यहाँ पर घर, अपने, उसका 3, तो उसका, अपने और 3, उसका, अपने और 3, ये तीनों ही आपके विशेष्य हैं, ये तीनों ही आपके विशेषण हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि वाक्य में कौन सा विशेषण नहीं है, तो यहां पर घर जो है आप देखेंगे ये आपका विशेष्य है। ठीक है, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, वी ये विशेषण के लिए है और वी आई विशेष्य के लिए। वी विशेषण के लिए, वी आई विशेष्य के लिए, वी विशेषण के लिए और वी आई विशेष्य के लिए। तो आप देखिए जो घर है वो आपका विशेष्य है, ना कि विशेषण है, तो यहाँ पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना में बहुत साहसी और वीर जवान भर्ती होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे गए थे। अभी आपने री एग्जाम जो एग्जाम आपका कैंसिल हो गया, आप देखेंगे ऐसे ही प्रश्न उसमें दिए गए हैं। तो भारतीय सेना में बहुत साहसी और वीर जवान भर्ती होते हैं, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय वीर, साहसी वीर, सेना जवान या
बहुत जवान। अब एक एक करके देखते हैं। भारतीय सेना, ठीक है, तो भारतीय आपका क्या हो जाएगा, यह आपका विशेषण, और सेना क्या हो जाएगा, यह आपका विशेष्य। तो विशेषण के लिए वी आई, विशेष के लिए वी, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। विशेषण के लिए हम यूज करेंगे वी आई और विशेष्य के लिए वी। इन प्रश्नों को बहुत आराम से करने वाला होता है। तो विशेषण और विशेष्य, उसके बाद विशेषण और ये आपका विशेष से हो जाएगा। तो यहां पर मित्रों देखिए, जो बहुत है, अभी इसको छोड़ते हैं, साहसी और वीर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, और जो जवान है ना, ये आपका हो जाएगा विशेष्य। अब यहां पर बहुत क्या है, तो ये आपका प्रविशेषण है, ये आपका प्रविशेषण है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन वाक्य में विशेष से कौन से हैं, तो आप देखेंगे एक तो आपका जवान विशेष से है, सेना विशेष से है। जवान और सेना आप देख लीजिए कहां पर है, सी विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इस तरह से आप लिख लो, एक कोड बना लो कि विशेष विशेषण के लिए वी यूज करेंगे या वी आई, और विशेष के लिए वी। अब आप यहां पर लिख लो सबके आगे, तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि यहां पर कितने विशेषण या कितने विशेष हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है मित्रों क्वेश्चन नंबर 60 है, आखिरी सवाल है आज का, कि इस वन में बहुत जहरीले सांप और हिंस जानवर रहते हैं, मतलब हिंसक जानवर रहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर विशेषणों की संख्या कितनी है, तो फिर जैसे अभी पहले वाला प्रश्न किया था हम लोगों ने, विशेषण के लिए हम वी आई यूज कर लेते हैं और विशेष के लिए वी यूज कर लेते हैं। तो इस वन में बहुत जहरीले सांप, अब जहरीले सांप में आप देखेंगे जहरीले विशेषण हो जाएगा, सांप विशेष से हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे हिंस जो है ये आपका विशेषण हो जाएगा और जानवर विशेष से हो जाएगा। इस वन में आप देखेंगे ये आपका विशेषण हो जाएगा और वन जो है ये आपका विशेष से हो जाएगा। यहां पर बहुत क्या है, तो ये आपका है प्रविशेषण। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने विशेषण हैं, तो वी आई आप काउंट कर लो, एक हो गया, बोला कर दे रहे हैं, 1 2 3, तो 3 आपके यहां पर विशेषण दिए गए हैं, तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर अगर पूछा जाता आपसे कि विशेष से कितने हैं, तो 1 2 और 3, 3 विशेष से और 3 विशेषण। तो यहां पर मित्रों आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। बहुत ध्यान से सारे वीडियोस आप यहाँ पर जितने भी अपलोड किए जाते हैं, चाहे वो सामान्य अध्ययन के हों, चाहे वो आपके हिंदी के हों, सामान्य हिंदी के, तो परीक्षा के दृष्टिगत जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो लास्ट में आपको पढ़ना चाहिए, सिर्फ उन्हीं पर आधारित यहाँ पर वीडियो डाला जा रहा है अभी। इसीलिए कोई भी सेक्शन अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है कि हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया। आप देखेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, तो इसको जरूर आप फॉलो करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मित्रों ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो अभ्यर्थी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो इन बेहतरीन प्रश्नों के साथ डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो अभ्यास टेस्ट सीरीज है, आपकी जो अभ्यास टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर डेली प्रैक्टिस होती है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, चाहे वो सामान्य अध्ययन के हों या हिंदी के हों। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर इस नंबर पर संपर्क करें, 7007884151। व्हाट्सएप पर आप ROARO या UPPCS प्रीलिम्स लिख करके सेंड कर दें। दोनों ही परीक्षाओं से संबंधित जो पेड कोर्स या टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसकी पूरी जानकारी आपके साथ मेरे द्वारा साझा कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।